रेडियो कुवैत की उर्दू नशरियात से हम पेश करते हैं हफ्तावार प्रोग्राम आज के मेहमान। जिसमें शामिल तमाम अफराद का अज़्म है कि मिली मोहब्बत तो आसमानों से तोड़ लाएंगे हम सितारे, मिली मोहब्बत तो आसमानों से तोड़ लाएंगे हम सितारे, हमारे अज़्म जुनू से शायद कोई भी वाकिफ अभी नहीं। अदबी, समाजी और तफरीही सरगर्मियों से ताल्लुक रखने वाले कुवैत की नामवर शख्सियात से मुलाकात। कुवैत में होने वाली उर्दू अदब की महफिलों की एक झलक और बहुत बहुत कुछ जो आप सुनना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आज के मेहमान में। रेडियो कुवैत की उर्दू नशरियात से अब्दुल्ला अब्बासी बरकत खान के साथ। और जैसा कि अक्सर और बेशतर हम कहा करते हैं कि कुछ लोग इतने प्यारे होते हैं, दिल चाहता है उनसे मिलते रहिए। उन्हीं में से एक शख्सियत हमारे साथ आज मौजूद है। पेशे से डॉक्टर है, कैंसर की स्पेशलिस्ट है। उसके अलावा उनकी मोहब्बत, उनका खुलूस उनकी जबान से अदा किए हुए उन अल्फाजों से जरूर झलकता है जो कि मेरे पास अमानत है। और सामने करम, ये प्यारे प्यारे अल्फाज जब आपकी समातों में पहुंचेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब डॉक्टर जूजर अली। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है आपके? खुदा का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। शुक्रिया। सुना है कि आप बचपन में जब घर से निकलते थे तो सारे लड़के जमा होकर आपका इंतजार करते थे कि आएंगे तो हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, हॉकी खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे। तो उन जमानों की बातें पहले करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं? मैं बेसिकली उज्जैन से बिलोंग करता हूँ। उज्जैन एक मध्य प्रदेश में एक जगह है। तो वहाँ पे जो माहौल था वो माहौल के हिसाब से काफी जल्दी हम लोग स्विमिंग सीख गए। सही हो गया। और योगा जो है एक आज जो चल रहा है, सही, तो वो भी सीख गए। तो वहाँ शिप्रा नदी है, उसके घाट पे बैठ के हमने ये सब चीजें सीखी है। सही हो गया। और अभी भी वो प्रैक्टिस करते हैं। वाह वाह वाह। अच्छा, योगा के मुतालिक मैंने सुना है कि आप कम से कम 10 मिनट तक सांस रोक सकते हैं योगा के अंदर। आप कोशिश करें, मतलब शुरुआत तो खैर धीरे होती है पर 10 मिनट तो ज्यादा हो गया। मैं तो कम से कम 2-2.5 मिनट से ज्यादा नहीं रोक पाता। अच्छा। पर सांस तरोताजा हो जाती है गहरी सांस लेने से। हाँ हाँ। कितने बहन भाई हैं? हमारी एक बहन है जो मलेशिया में है, उनका नाम तस्नीम है। सही। बाकी एक भाई है जिसका नाम शब्बीर है, जो अभी हमारे वालिदैन है उनके साथ में रहते हैं। वो माशाल्लाह, वही इंडिया में ही? जी हाँ, जी हाँ, उज्जैन में रहते हैं। तो आप कहाँ से शुरू की इब्तिदाई तालीम? इब्तिदाई तालीम तो उज्जैन से ही शुरू की। एक स्कूल था वहाँ पे, सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल। और उसके बाद में हमारे वालिद भी पेशे से डॉक्टर हैं, शेख तैयब अली। और उनका काफी वो रहा कि वो अपनी फैमिली के पहले डॉक्टर थे। सही। तो फिर हमारा भी ये तवक्को था कि हमें भी डॉक्टरी में जाना है। सही। तो फिर उसके बाद मेडिकल की जो प्राइमरी तालीम है, MBBS जिसको कहते हैं, वो इंदौर से हुई। सही। फिर उसके बाद जब पोस्ट ग्रेजुएशन का टाइम आता है तब लगता है क्या सिलेक्ट करे। सही सही। तो उस दौरान कैंसर हॉस्पिटल में हमारी पोस्टिंग हुई। टाइम भी काफी रिसर्च हो रही थी कैंसर फील्ड में। सही। तो जैसे लोग बाग गिलास को आधा भरा हुआ देखते हैं, आधा खाली देखते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो मेरा हमेशा मानना था कि नहीं, ग्लास अभी भी आधा भरा हुआ है, अपन इनके लिए और कुछ ज्यादा कर सकते हैं। सही। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा, फिर उसके बाद टाटा में पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ मेरा, टाटा मेमोरियल में। और आज कुवैत में। कुवैत कब आए?
कुवैत में आया सन 2000 में। 2000 में, सही। जी हाँ, जी हाँ। शरीक का हयात, बच्चे कितने हैं आपके? मेरी एक बिटिया है जिसका नाम जैनब है, माशाल्लाह, और अभी वो स्कूल में है। हाँ। और हमारी जो वाइफ है वो है डॉक्टर फरीदा, वो भी हमारे साथ है। वो आई की डॉक्टर, आई स्पेशलिस्ट है, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट है वो भी कुवैत में। जी हाँ, जी, वो भी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आंखों का सारा इलाज कर लेती है ना वो? हाँ जी, हाँ जी, सही हो गया फिर तो। मैंने इसलिए सवाल किया कि सारा मसला आंखों का ही है। जी सर। इंसान की पहचान आंखों से होती है। अगर उसका डॉक्टर अच्छा हो ना तो वो सब कुछ पहचान जाता है। यानी वो डॉक्टर खासतौर पे ये भी पहचान जाता है कि आपकी आंखों में कितना मोतिया है, आधा है, ज्यादा है, और वो ये भी पहचान जाता था आपकी आंखों में कितना दर्द है, कितनी खुशी है, कितना गम है। हाय हाय, क्या बात बिल्कुल, आपने अभी कोई भी आंख के डॉक्टर ने इतना फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन नहीं सोचा होगा, पर सही कह रहे हैं आप। तो डॉक्टर साहब, कुवैत के अंदर खासतौर पे यहाँ पे आके कैसा लगा आपको? काफी अच्छा माहौल है, और यहाँ के खास करके जो लोग हैं वो बड़े कोऑपरेटिव हैं। सही है। और मैं आज रेडियो के मीडियम से कुवैत गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने एक्सपर्ट्स का भी काफी अच्छा ध्यान रखा। बहुत जबरदस्त। बेशक बेशक। तो डेफिनेटली आप भी एग्री करेंगे कि बेशक वो शुक्रिया हमें करना ही चाहिए उनका। बेशक। और काफी अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, काफी वर्ल्ड लेवल के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। और हमने ऐसा देखा है, जो हमारे पेशेंट्स बाहर विदेश से आते भी हैं, लंदन, अमेरिका, यूएसए से आते हैं, वो आके यही बोलते हैं कि ऑलमोस्ट हमें वही ट्रीटमेंट दिया जो यहाँ पे आपने दिया था। सही सही। तो स्टेट ऑफ आर्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है और वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट अवेलेबल है। खासतौर पर इनके किसी भी हॉस्पिटल आप चले जाए, इतने साफ सुथरे, इतना ऐसा लगेगा हाई फाई हॉस्पिटल। लोग कहते हैं कि ये प्राइवेट है, ये गवर्नमेंट है। भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ये। इनके गवर्नमेंट हॉस्पिटल इतने जबरदस्त होते हैं कि आदमी हैरान रह जाता है। मैं स्टैटिस्टिक्स देख रहा था अभी, तो 1998 की बात करें, मतलब इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ। सही। तो उस टाइम मिनिस्ट्री में तकरीबन 3000 डॉक्टर थे और प्राइवेट में करीब 400 डॉक्टर थे। सही। और 2014 में जब इनका सेंसस दूसरा आया, तो मिनिस्ट्री में करीब 7000 से फोक डॉक्टर हो गए। प्राइवेट में देखिए 5 गुना, तकरीबन 2000 से ज्यादा डॉक्टर्स हो गए। सही बात है। तो इतना ज्यादा मेडिकल जो है फील्ड बढ़ गया है इधर। सही सही कह रहे। अच्छा, अक्सर वही बात अक्सर बिस्तर में कहता, शेर और शायरी से कोई शगफ है? हाँ, इतना तो नहीं रहा कभी। सुनने का शौक होगा? हाँ, सुनने का शौक है। अक्सर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। कैंसर एक बहुत खतरनाक बीमारी बनता चला जा रहा है, तो कैंसर की इब्तिदा क्या है? यानी एक्चुअली कैंसर ऐसा है जैसे जो अपना नॉर्मल बॉडी होती है, तो उसमें सब सेल्स अपने हिसाब से मल्टीप्लाई होते हैं। सही। कैंसर के सेल ऐसे हैं कि जो बिना रोग के मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं। तो जैसे कोई भी जगह है, उसका कानून है, वहाँ पे जो रूग एलिमेंट्स हैं, तो उसके लिए उसके कंट्रोल की चीजें हैं। तो बॉडी की वो कंट्रोल जब खत्म हो जाता है तो ये सेल्स बढ़ने लगते हैं। सही। और ये जब सेल्स अपने कंट्रोल से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उसमें जो है अपनी जो बदन की ग़िज़ा जो रहती है उसको खाने लगते हैं। हाँ। तो उसकी वजह से धीरे धीरे जो है आदमी का बदन है वो कमजोर होता जाता है। और खास करके ये देखना चाहिए कि ये इसलिए ज्यादा आजकल सुनने में आ रहा है कि अपनी लाइफस्टाइल काफी बदल गई है पहले सही से। हो गया। खास करके एक पोल्यूशन है, दूसरा स्मोकिंग। सही। और स्मोकिंग से तो ऑलमोस्ट हर तंबाकू और स्मोकिंग दो इतनी खतरनाक चीजें हैं कि मुंह का कैंसर बोलो आप, लंग्स का बोलिए, किडनी का, ब्लैडर का, सबका कैंसर इससे होता है। सही। खास करके आजकल के यंगस्टर्स को हम देख रहे हैं, क्योंकि मैंने जब मेरी प्रैक्टिस चालू की थी तब कैंसर होता था 60-65 की एज में। सही। पर आज के हिसाब में आप देखिए तो यंगर एज में भी हो रहा है। एग्जैक्टली। तो यंगर एज में हम जो चीज 45-50 में देखते थे वो आज 25 की उम्र में हो रही है। तो बड़ी है, क्योंकि ये इनके क्रिएटिव एज है, इस जगह पे अपना आपका एक फ्यूचर बनाने का चांस है, और उस टाइम पे इनको ये सब प्रॉब्लम हो रही है। जैसे क्या कहा जाता है कि लोग कैंसर की कोई ना कोई वजह होती है। एक नॉर्मल सेहतमंद इंसान जिसने हर चीज से परहेज कर रहा है, मगर उसको भी जब कैंसर का सुने तो हम क्या सोचेंगे उसने किस चीज से परहेज, यानी कोई ना कोई वजह होगी। हर चीज की वजह नहीं होती। मैं एक एग्जांपल देता हूं जो हमेशा हम अपने पेशेंट्स को बोलते हैं कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं सड़क पे, आप हाई स्पीड गाड़ी चलाएंगे या गाड़ी को आप बरोबर सर्विसिंग नहीं करेंगे तो आपके एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। सही हो गया। और कोई आदमी सड़क के किनारे चल रहा है, उसका भी एक्सीडेंट हो सकता है। सही सही।
तो एग्जैक्टली ये कैंसर में भी ऐसा ही है कि ये नॉर्मल में भी हो सकता है, क्योंकि कुछ जीन्स ऐसी होती है जो म्यूटेट हो जाती है, उसकी वजह से हो जाता है। पर मेजोरिटी ऑफ कैंसर जो है आजकल प्रिवेंटेबल है। अब जैसे मैं प्रिवेंटेबल की बात कर रहा हूँ, जिससे बचा जा सकता है। सही। तो अर्ली डिटेक्शन से, जैसे औरतों में है ब्रेस्ट कैंसर, सही, तो उनकी अगर मेमोग्राफी जल्दी हो जाती है तो उसको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको क्योर कर सकते हैं। सही। ओरल कैंसर, मुंह के कैंसर है, उसको भी अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। अतड़ियों के कैंसर है, कोलोन कैंसर, उसको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हो, तो उसका पूरा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। सही है। तो पहले जो हम बोलते थे अनक्योरेबल के ये तो अब लाइलाज बीमारी, ऐसा अब नहीं है। कॉन्सेप्ट पूरा चेंज हो चुका है और काफी कुछ बीमारियां अर्ली स्टेज में 100% क्योर हो जाती है। अच्छा, इसमें कोई स्टेजेस है? हाँ जी हाँ, स्टेजेस होती है। अगर फॉर एग्जांपल ऐसा माने कि अगर मुंह का कैंसर है, तो अगर वो अपनी जगह पे महदूद है तो वो अर्ली स्टेज कहा जाएगा। फिर वो लिम्फ नोड में आ गया तो उसकी स्टेज 2 हो जाएगी। सही। और दूसरे लिम्फ नोड आ गए तो फिर 3 हो जाएगा। सही। और अगर पूरे बदन में जाता है तो स्टेज 4 होता है, जहाँ से फिर आप डॉक्टर बेबस हो जाता है। नहीं, इसमें भी ऐसा है कि कुछ ऐसे कैंसर, जैसे कोलोन कैंसर की बात है कोलोन की, हाँ, तो उसमें तो क्या है कि अगर थोड़ा फैल भी गया है तो भी उसका क्योरेबल है। अभी कोलोन बड़ी आंत को बोलते हैं। बड़ी आंत को, जी हाँ जी। ब्लड में डायग्नोज हो जाता है वो? ब्लड में हो सकता है, हो सकता है, पर बेटर तरीका ये है कि एक एंडोस्कोपी होती है, उससे देखते हैं। अगर छोटा सा कोई पॉलिप है, कोई टुकड़ा है, तो वो निकाल के उसको जांच करते हैं तो पता चल जाता है। सही, उससे पता चल जाए। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, यानी उसकी निशानियां। जी हाँ, कि कौन से कैंसर की क्या क्या निशानियां होंगी, किस चीज से आदमी को एहतियात करनी चाहिए। जैसे हमने एहतियात की बारे में बातें की, जैसे कि आदमी को कभी महसूस हो कि मेरे सीने में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, तो किस किस चीज के मतलब उसको एहतियात ज्यादा करनी चाहिए? अब कोई भी स्वेलिंग है बॉडी में जो कि बिना रीजन के बढ़ रही है, पेनलेस स्वेलिंग इन योर बॉडी। अच्छा। फिर छाला, कोई भी ऐसा छाला, जैसे जबान में छाला आ गया, पेनलेस स्वेलिंग से क्या मुराद है? बदन के कोई से भी हिस्से में कोई गठान हो रही है जो पेनलेस है और बढ़ती जा रही है बिना किसी रीजन के। हाँ। अब जैसे कभी कोई चोट लग गई और उस जगह सूज गई तो वो मालूम है आपको रीजन क्या है। सही है। अब ये सडनली आप देख रहे हैं कि नहीं, मुझे हाथ पे इस जगह पे गठान है जो बढ़ रही है बिना कोई वजह से, तो उसकी जांच करनी चाहिए। सही है। कोई छाला है, अल्सर है जबान पे, नॉर्मली भी होते हैं पर ठीक हो जाते हैं, पर ये ठीक नहीं हो रहा है। सही है। फिर कंटिन्यूअस कफ है, खांसी कंटिन्यूअस है, बिना कोई वजह से बिल्कुल नहीं जा रही, तो देखना चाहिए कि किसका रीजन क्या है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यानी खांसी की कोई वजह होगी? खांसी, हर खांसी, जैसे आपको सर्दी है कुछ है पर कंटिन्यूअस कफ हो रहा है, खांसी में खून आ रहा है, हाँ, तो भी देखना चाहिए। खाना निकलने में तकलीफ हो रही है तो ये जो खाने की नली जिसको इसोफेगस बोलते हैं उसका कैंसर हो सकता है। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, सडनली आवाज बदल गई, नॉर्मली बिल्कुल नॉर्मल आवाज है, सडनली आवाज बदल गई, कोई रीजन नहीं है, कोई ठंडा नहीं पिया, कुछ नहीं किया और ठीक ही नहीं हो रही है, तो आप देखें अगर वो ठीक नहीं हो रही है। एग्जैक्टली आपकी बॉवेल हैबिट्स चेंज हो गई, कभी कॉन्स्टिपेशन है, कभी डायरिया है, बिना किसी रीजन के। सही है। तो उसको आपको देखना चाहिए। पेशाब की जो तकलीफ है, रात को पेशाब जाना, पेशाब का रुकना, जाने के पहले एकदम भाग के जाना, तो प्रोस्टेट जो है खास करके 60-50 प्लस के जो लोग हैं उनको टाइम टाइम पे अपना प्रोस्टेट का जांच कराना चाहिए। तो ये भी अर्ली स्टेज में अगर है तो इसका भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। यानी आपका कहने का मकसद है कि ये तमाम चीजें जो आपने वो बताई कि जिनसे आपको ये महसूस होने लगे, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, कि 10% चांस है कि हो भी सकता है। बिल्कुल। दूसरा ये भी है, बुखार उतर ही नहीं रहा है, कंटिन्यूअस बुखार बना हुआ है। नॉर्मली यूजुअली बुखार आता है, मेडिसिन से ठीक हो जाता है, कंटिन्यूअस। सडन वेट लॉस, मतलब अनएक्सप्लेन, आप डाइटिंग नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, एकदम वजन आपका 10-15 किलो जो है 2-3 महीने में एकदम कम हो गया, इसका कोई रीजन नहीं है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि जो आपको इमीडिएट डॉक्टर के पास जाना चाहिए और मशवरा लेना चाहिए। यानी किसी भी कैंसर की किसी में वजन तो आपका कैंसर से भी हो सकता है, ब्लड शुगर से भी हो सकता है, किसी भी चीज से हो सकता है। जी हाँ। मगर एकदम से कम हो तो फौरन चेक करा। एग्जैक्टली। और इसमें और क्या चीजें बताना चाहेंगे आप कैंसर में? फिर वही बात पे बार बार आता हूँ मैं कि जितना हो सके स्मोकिंग, जो गुटखा, ये सब चीज है, इसको कम से कम इस्तेमाल करें। दूसरा, एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए आपका। जब हेल्दी लाइफस्टाइल से मतलब है कि एटलीस्ट रोज आप 45 मिनट्स टू 1 आवर वॉकिंग करें, वो भी खाना खाने के पहले। वॉकिंग जो है ये हमेशा एक मसला रहा है।
जो खाना खाने के बाद जो वॉकिंग होती है वो टहलना कहते हैं उसको। सही कहते हैं, हाँ। तो अगर आपने खाना खाया है तो आपका खून का दौरान आंतों की तरफ होना चाहिए। अब आप तेज वॉक करने निकल गए, भागने निकल गए, तो आपका खून का दौरान जो है वो फिर लिम्स में चला जाएगा, हाँ। पैरों में चला जाएगा, तो आपको फायदा नहीं करेगा। सही सही। तो खाना खाने के बाद आप टहलने जा सकते हैं, और जो एक्सरसाइज वाली वॉकिंग है वो खाना खाने के पहले होती है। मगर खाने के बाद आप छोटी सी टहल सकते हैं, उसको उसकी वो एक्सरसाइज में काउंट नहीं होगी। सही सही। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जितना वेजिटेबल्स आप ज्यादा लेंगे उतना फायदा है। बेशक बेशक। एक फ्रूट आपकी चॉइस का रोज खाइए, जो भी आपको ठीक लगता है एक फ्रूट रोज। सैलेड जितना हो सकता है उसमें खीरा है, गाजर है, सैलेड लीव्स है, बीट रूट है, ये सब चीजें मिक्स करके आप रोज इस्तेमाल करें। स्लीप आपका एक मसला है यहाँ पे, तो कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद आपकी पूरी होनी चाहिए, कम से कम। जी हाँ। और उससे आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा समय निकल। डॉक्टर साहब, इतने सारे मरीज देखे आपने, खासतौर पे जिस हॉस्पिटल में आप है, तो उस वक्त आपके तासुरात क्या होते हैं जब किसी को अगर आप ये रिपोर्ट दे रहे होते हैं कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है? बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और इतने साल हो गए आज हमें इस फील्ड में, उसके बाद भी जो है बड़ा डिफिकल्ट और चैलेंजिंग सिचुएशन होती है। बहुत सी बार बहुत यंग पेशेंट्स होते हैं और उनको ये न्यूज देना इतना आसान नहीं होता। सही बात है। तो उसके लिए तरीका यही होता है कि उस पूरा इंटरनेशनल प्रोटोकॉल ये है कि मरीज का हक है उसको जानने का कि उसको क्या बीमारी है, उनको पहले बताया जाता है, और उसको बताना कैसे चाहिए, हाउ टू ब्रेक द न्यूज, ये सबसे वो इम्पोर्टेंट। उसकी तो बाकायदा ट्रेनिंग लेते होंगे आप? तो उसी के लिए वो भी अभी भी हम सीख रहे हैं। तो बेस्ट यही रहता है कि उसको बताया जाए पहले कि कुछ आपको इस तरह की बीमारी है, पर हमेशा एक उसका पॉजिटिव चीज ये रहती है कि इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो आप घबराए नहीं, यहाँ पे इस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल है ट्रीटमेंट के, और इंशाल्लाह आप ये ट्रीटमेंट को फॉलो करेंगे तो काफी हद तक आप ठीक हो जाएंगे। तो अगर कोई भी चीज को आप पहले उसको आप बीमारी बताते हो, उसके बाद ये बताते हो कि उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो उससे जो है काफी हद तक उनको बड़ा तमक्कुन मिलता है, और एक बार उनका कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ हम ठीक हो जाएंगे, तो दे कोऑपरेट वेरी वेल। और एक सवाल जो सबसे अहम सवाल था, हॉस्पिटल में इतने सारे मरीज मिले आपको, कोई ऐसा मरीज जो कैंसर का पेशेंट था मगर आपको याद है अब तक? इतने सारे मरीजों में कितने सारे आए? हाँ, ये तो है। एक पेशेंट था हमारा, और उनकी एक शरीक हयात वो जापानीज थी वो, और वो बड़ा ख्याल रखती थी उनका। सही। और रोज आती थी, और अनफॉर्चुनेटली काफी एडवांस डिसीज थी उनकी, और वो नहीं रहे, पर वो लेडी अभी भी आती है और खुद भी आती है, मरीजों की देखभाल करती है, खास इसलिए कि जो शोहर थे वो नहीं रहे, तो उनको दूसरे पेशेंट्स जो हैं उनका ख्याल रख के वो उनकी रूह को शांति देना चाहती है। तो बड़ा अच्छा लगा उनको देख के। वाह 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 वाह, क्या कमाल की बात की आपने। बहुत अच्छी बात है कि यानी कि अभी तक वो इसी उसूल पे चल रही है कि मेरा शौहर तो नहीं रहा, मगर दूसरे जो लोग हैं उन लोगों को थोड़ा सा। तो सामने मेरी कुवैत की उर्दू नशात से कुछ बातें, कुछ किस्से अभी भी सुनाना बाकी है। एक अच्छा सा वाकया जो बचपन में कभी आपने अपनी आंखों से देखा, आप पे गुजरी, वो क्या होगा? बचपन में एक बार हम लोग एक पिकनिक पे गए थे, और तब मैं बहुत छोटा था, करीब 7 साल का रहा होगा, और वहाँ पे एक कुआं जैसा था ऊपर भरा हुआ, और हम खेल रहे थे और मैं कुएं में गिर गया। ओए होए। और जब गिरा तो एकदम हमारे भाई और हमारी बहन एकदम घबरा गए, क्या हुआ। तो फिर हमारे वालिद साहब को बुलाया, तो वालिद साहब उन्होंने देखा, तो उन्होंने अंदर जम करके निकाला। कैसे, रस्सी के जरिए? बाल्टी नहीं, वो बावड़ी जैसा था। तो वो कूद गए पानी में, और उसके बाद उन्होंने हमको निकाला जम करके। उसके बाद फिर हमारी स्विमिंग की ट्रेनिंग शुरू हो गई। वाह वाह, इमीडिएटली। अच्छा, उसमें डूबे नहीं थे आप? नहीं, मैं बस डूबने वाली, स्विमिंग तो आती नहीं थी। सही सही, तो डूबने वाला था बस। और अच्छा रहा, फिर स्कूल को रिप्रेजेंट किया स्विमिंग में, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया। तो उसके बाद एक बार मेडिकल में आ गए तो सब चीजें। वाह वाह। तो यहाँ पे स्विमिंग में हिस्सा नहीं लिया कोई? हाँ, इतना तो कॉम्पिटेटिव लेवल पे नहीं लिया। स्विमिंग करते हैं बट कॉम्पिटेटिव लेवल की नहीं करते। नहीं, समंदर जाते हैं तो फिर वहाँ स्विमिंग करते। सही हो गया। स्विमिंग में मुझे याद आया, एक दफा समंदर में मैं गया, हम लोग बच्चे थे, थोड़े से खेलते कूदते थोड़े से आगे निकल गए, पीछे से जो बड़े बड़े थे वो आवाजें देने लगे, आगे नहीं जाना, आगे नहीं जाना।
तो एकदम से ऐसा लगा, एक बहुत बड़ी लहर आई कि उसने उठा लिया पूरा। अब हम ये सोच रहे हैं कि मेरे हाथ पांव सब कुछ हाथ से निकल चुका है। खैर उसने यूं उठा के जमीन पे फेंक दिया। अब हमने क्या किया, मैं और मेरे साथ एक 2 कजन और भी थे, हमने क्या किया, वो रेत जो थी ना उसके अंदर पूरा हाथ गाड़ दी। अब पानी हमारे को वापस लेके जाने वाला था, तो वो खैर चला गया, हम अंदर गड़े रहे। फिर हम लोगों ने यूं ही करके वापस सीधी करवट की, सही हो गया अभी। अच्छा, सब एक दूसरे को पकड़ने की पहले कोशिश करने लगे कि नहीं, पकड़ने के चक्कर में तो सब कुछ छूट जाएगा। इससे बेहतर है जमीन से सहारा लिया जाए। तो उसके अंदर एक बड़ा अच्छा तजुर्बा, जो भी जाता है आगे थोड़ा सा हम लोग उसको समझाते हैं, भाई एक दूसरे को मत पकड़ो, अपने आप को खुद बचाने की कोशिश करो, अपनी हिफाजत खुद करनी है तुम्हें। यानी भरोसा एक अलग चीज है, मगर अगर आप खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी पे कोई ऐसा कुछ हो, तो कोशिश ये करें कि मैं अपने आप को कैसे बचा सकता हूँ। यानी कि वो इस पे बेहतर है कि इंतजार करे, कोई आएगा बचा के ले जाएगा। और इसीलिए अगर आप प्लेन में तो सब सफर करते हैं तो पहले बोलते हैं कि अपना ऑक्सीजन मास्क पहले खुद लगाएं, क्योंकि आप अगर महफूज हैं तो ही आप किसी को बचा पाएंगे। और वो फर्स्ट एड का पहला प्रिंसिपल भी यही है। सही बात है कि अपने आप को पहले सिक्योर करें, फिर आप दूसरों को बचाएं। बिल्कुल अच्छी बात की, सही कह रहे हैं। शामिल करें, थोड़ा सा बातों का सिलसिला और आगे बढ़ाएंगे। फिल्में देखने का शौक है, गाने फिल्में देखते हैं गाने। सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगी आपको? बहुत पहले एक पिक्चर देखी थी, परिचय, बहुत पहले, परिचय। ये जितेंद्र की मूवी थी और मुझे ऐसा ध्यान है कि उसमें वो टीचर रहते हैं और घर में बच्चे रहते हैं, उनको आके वो पढ़ाते हैं, तो वो बड़ा इम्प्रेशन रहा उस मूवी का। तो वो एक मुझे ध्यान है अभी तक, क्योंकि शायद मेरी वो पहली मूवी थी जिसको मुझे अभी तक याद है। अच्छा, कुवैत में आपके दोस्तों की तादाद कोई 100-200 तो होगी? हाँ, दोस्त है, मतलब हर हाथ मिलाने वाला दोस्त। एग्जैक्टली, वो दोस्त का ऐसा है कि हम अभी हमारे जो बैच वाले अक्सर मिलते हैं, जो कॉलेज वाले हैं, तो अभी हर 2 साल में मिल लेते हैं। तो यही बात होती है कि जो दोस्ती की बात है कि यहाँ पे आपके एक्वेंटेंस ज्यादा होता है, जान पहचान बहुत अच्छी है, पर वो जो दोस्ती की जो बात है, जो दिल मिलते हैं, सही बात वो एक अलग ही चीज है। आप हकीकत एक सच्चाई है, ये एक जिंदगी की सच्चाई है। हम सबसे मिलते हैं, सबसे मोहब्बत करते हैं और यकीन करें दिल से करते हैं, मगर वो एक दोस्ती का एक जो मखसूस किस्म का रिश्ता होता है ना, वो एक या 2 से कायम हो पाता है। तो सामने रेडियो कुवैत की उर्दू शायर से डॉक्टर जूजर अली हमारे साथ मौजूद थे, मगर वो डॉक्टर अली से ये भी आखिर में चलते चलते पूछेंगे कि खासतौर पर कैंसर के मरीज हैं, उनको क्या हिदायत देना चाहेंगे कि किस चीज से आप एहतियात करें? जो कैंसर के मरीज हैं उनसे मुझे यही कहना है कि आप बिल्कुल उम्मीद ना छोड़ें, और आज भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आप कुवैत में हैं तो कुवैत में तो बहुत ही बेहतर अवेलेबल है, अगर दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी आज बेहतर ट्रीटमेंट अवेलेबल है तो ट्रीटमेंट लेना ही चाहिए। दूसरा यह है कि जो भी ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है, जो बहुत से क्लेम करते हैं कि ये आप खाक ले लेंगे या ये आप अदरक कोई भी अलग इस तरह की चीजें जिसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, तो आप उन तरह की चीजों को ना इस्तेमाल करें। जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है उसको लें। डॉक्टर साहब, आखिर में चलते चलते पैगाम मोहब्बत दुनिया में जहां तक पहुंचे, क्या पैगाम देंगे पूरी दुनिया में सुनने वालों को? यानी ये इस वक्त ये पैगाम आपका पूरी दुनिया तक जा रहा है, अपने बच्चों को, अपनी बिटिया को खासतौर पे क्या पैगाम देंगे? अपनी शरीक हयात को क्या पैगाम देंगे? अपने दोस्तों को? सारे पैगाम एक साथ ही देने आपको। बिल्कुल। आज जहाँ पे भी हूँ मैं अपने वालिदैन इनकी वजह से हूँ। वाइफ का काफी सपोर्ट रहा है और हमारी बिटिया ज़ैनब, इन सबको बहुत बहुत प्यार। और एक ही मैसेज है कि आप कोई भी रिलीजन को फॉलो करें, पर अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आप अच्छा ही काम करेंगे। आपका दिल साफ होना चाहिए। आप जिसी से भी मिले, खास करके पेशेंट से मिले, खुले दिल से मिले, उसे अपना समझे, उसे अपनापन दे, उसके साथ एज ए ह्यूमन बिहेव करे, तो आधी बीमारी तो उसकी वैसे ही ठीक हो जाए। बेशक बेशक। तो यही मेरा मैसेज है कि एक दूसरे से प्यार करो। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया, और यकीनन इसी तरह आप हमसे मिलते रहेंगे। हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह मिलेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला अब्बासी भाई, और बड़ा अच्छा रहा आपसे मिलके, और इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहब। अभी आप सुन रहे थे हफ्तावार प्रोग्राम आज की मेहमान।
तरतीब और पेशकश अब्दुल्ला अब्बासी। साउंड इंजीनियर मोहम्मद बरकत खान।